Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Okay, so yesterday was our first lecture. Okay, so today we will start the official study and we will start our lecture or subject from chapter number 7. हम अपना कोर्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर 1 से नहीं कर रहे, 1 से नहीं कर रहे, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? और चैप्टर 7 है ये स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट है। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करें, हम स्टैट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी रिसोर्स क्या होगा, कल इसके ऊपर मैंने बात कर ली थी, ठीक है, दोबारा कर लेता हूँ। बुक इंशाल्लाह ताला मैं बना रहा हूँ, अनकरीब इंशाल्लाह वेरी सून वो कंप्लीट हो जाएगी। उसी एक बुक के अंदर आपको स्टडी टेक्स्ट भी मिलेगा, उसी के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस एग्जाम प्रैक्टिस, और उसी के अंदर आपको फाइनल एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। यानी कि उस एक बुक के अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर आप वो बुक कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आराम सुकून से आपका पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। आप फोकस रहेंगे, ठीक है यार ये किताब है, बस यही मुझे करनी है, ठीक है जी। अच्छा चैप्टर नंबर 7 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, किसी के ज़हन में कोई सवाल है? तो फिर नहीं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। कोई सवाल पूछना चाहते हो कोई? नहीं। चैप्टर नंबर 7 मेरे ज़हन में पता नहीं भी कोई बात आ रही थी, एकदम निकल गई, चलें याद आई थी तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। चैप्टर नंबर 7 में इस चैप्टर का नाम जो है एज पर द ICAP बुक वो है डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमने वही वाला नाम रखा हुआ पुराने वाले, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमारा जो चैप्टर 7 है वो सारा किसके ऊपर बेस कर है? डेटा के ऊपर। डेटा है क्या, ये मैंने कल भी आपसे बात की थी। इंशाल्लाह जब आप कैफ में जाएंगे ग्रुप ए में तो आप एक पेपर पढ़ेंगे डेटा सिस्टम एंड रिस्क का, डेटा सिस्टम एंड रिस्क का। वो जो डेटा वाला है उसके तकरीबन शुरू के 4-5 चैप्टर हैं, वो इससे रिलेटेड है, बेसिक। खैर ये बेसिक है, वहाँ पे जो आप डेटा पढ़ेंगे वो ये वाला नहीं पढ़ेंगे, वो आप अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है नी। हमने बेसिक बेसिक यहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके आप अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपको अकाउंटिंग आती ही नहीं है तो मैं डेटा में अकाउंटिंग एग्जाम्पल दे नहीं सकता, वरना मैं जरूर रखता, मेरा दिल किया था कि मैं रखूं, पर मैंने कहा मैं ही फंस जाऊंगा। आपको अकाउंटिंग आती नहीं है, आपने वो टर्म्स पूछ पूछ के मेरा बेड़ा गर्क कर देना, तो मैंने कहा क्यों ना आपको बेसिक से समझा दूं। यहाँ से बेसिक से समझ लें, फिर इंशाल्लाह ताला आप अकाउंटिंग पढ़ लेंगे, फिर इंशाल्लाह डेटा में अकाउंटिंग अकाउंटिंग खेल लेंगे आप, ठीक है। पर नॉलेज यही होगा, बैक पे कॉन्सेप्ट यही होगा, वहां पे सिर्फ एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे, ठीक है नी। अच्छा हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अच्छा, अगर मैं इसको जरा ब्रेक करूं तो क्या बनेगा? कलेक्शन ऑफ डेटा, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि डेटा को कलेक्ट करना है इस चैप्टर में, और डेटा को क्या करना है? प्रेजेंट करना। तो इस पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेटा के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्योंकि हमारे स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर है तो हम क्या करेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं है, जो एग्जाम में होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, जो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होगा वो भी बताता रहूंगा। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज़ें बड़ी कम हैं, लेकिन जहाँ पे मुझे ज़रूरत फील हुई है कि इसको होना चाहिए, मैंने रख दिया है, वहाँ पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ये नॉलेज के लिए है, ये एग्जामिनेबल नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ताकि आप उसको ज़्यादा लिफ्ट ना कराओ। और जो चीज़ें एग्जाम में आएंगी उसको इंशाल्लाह पढ़ते रहो, उसके ऊपर स्लाइडें लगाते रहो, ताकि हमारा टाइम जो है वो राइट चीज़ पर यूटिलाइज हो, ठीक है जी। थोड़े काम पर हम अच्छा काम कर लें। भाई सोना नहीं है, भाई सोना नहीं है, सोने की इजाज़त नहीं है, ठीक है जी, सोने की इजाज़त नहीं है। अगर आपको यॉर्निंग आ रही होगी तो इंशाल्लाह हम आपको क्लास में खड़ा कर देंगे, फिर भी अब मसला हल ना हुआ तो मुंह धोने की भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। दरवाज़ा खोलेंगे, इंशाल्लाह वहीं पे सिंक लगा हुआ है, इंशाल्लाह मुंह धो के आ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हमारी नींद उड़ जाएगी, ठीक है जी। क्लास में सोने आए हैं पढ़ने आए हैं? नहीं सोने आए तो बता दें, फिर क्या ख्याल है? फिर हम कहेंगे इंशाल्लाह पढ़ाई के पैसे अलग से लेंगे, सोने के पैसे अलग से लेंगे। भाई पढ़ाई के पैसे दिए, सोने के पैसे दिए? पढ़ाई के, पक्की बात है, तो इंशाल्लाह हम पढ़ाई कराएंगे फिर, ठीक है जी। तो सोने की इजाज़त नहीं है, और एक दूसरे के साथ टेक भी नहीं लगानी, एक दूसरे के साथ टेक नहीं लगानी, ठीक है जी।
हाँ, इस तरह आप एक्टिव रहेंगे। ज़्यादा रिलैक्स मोड में चले जाएंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी इतनी सुरीली आवाज़ है, इंशाल्लाह नींद ही आनी है आपको। ठीक है जी, सही है ना, मैं लोरी सुनाऊंगा आपको लेकिन फिर भी नींद आ रही होगी तो फिर हमने सोने नहीं देना। ठीक है जी, हाँ चलो जी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं तो पता तो होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, कि क्या ख्याल है कि नहीं पता होना चाहिए। ठीक है भाई, स्टैटिस्टिक्स है क्या और ये हमसे क्या डिमांड करता है। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कहता है ये मैथमेटिक्स से एक ब्रांच है, कोई सेपरेट ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। विच डील्स विद दी विच डील्स विद द कलेक्शन। भाई ये लफ्ज नजर आ रहे हैं रिकॉर्डिंग में, सही वाले देखो जरा। अच्छा, विच डील्स विद दी क्या कहता है, कलेक्शन। चेक करो, हमारे चैप्टर का नाम यही नहीं था, कहता है स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द कलेक्शन। कहता कलेक्ट करना है, किसको कलेक्ट करना देखते हैं अभी। वाह बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। विच डील विद द कलेक्शन, कहता कलेक्शन करनी है, फिर उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फिर क्या करना है, प्रेजेंट करना है, फिर क्या करना है, एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के बाद क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। और किसका, डेटा का। इसका मतलब अगर इस डेफिनेशन को ब्रेक करें तो किसको कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज किसको करना है। अच्छा, मैं इसको पढ़ूंगा डेटा, आप पढ़ेंगे डेटा। क्या पढ़ेंगे, तो मैं क्या पढ़ूंगा, तो हम दोनों में मिसमैच रहेगा ना। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों ने इसको पढ़ना है डेटा, DAY, डे, TA, डेटा। ठीक है जी, तो इसको क्या प्रोनाउंस करना है, डेटा। तो जितनी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश मुझे आती होती तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला खुद सीख लेना। ठीक है जी, ठीक है, हाँ, तो ये डेटा है, डाटा नहीं कहना। ठीक है, डाटा नहीं कहना, थोड़े से पढ़े लिखे हो जाए, फिर क्या वो 12 जमातें पढ़ी हैं तो क्या हो गया। ठीक है जी, कोशिश कर ही सकते हैं पढ़े लिखे होने की। तो कलेक्शन ऑफ डे, दिन को याद रखना यार, डे मुश्किल होगी तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन बाद आप सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, डाटा नहीं कहना, कलेक्शन ऑफ डेटा, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना, ये डेफिनेशन का एक हिस्सा है। जब डेटा प्रेजेंट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल लेता हूं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। मान ले T20 मैच चल रहा है, क्या चल रहा है, T20 मैच चल रहा है। ठीक है जी, और आपने मैच ज्वाइन किया है तकरीबन 5 ओवर्स बाद। कितने ओवर बाद, 5 ओवर गुजर गए और आपने मैच ज्वाइन किया है। ठीक है जी, और इसके वाले ग्राफ कहाँ से आने हैं, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा जी, तो हम क्या देख रहे थे बच्चों, क्रिकेट मैच, और हमने मैच को कब ज्वाइन किया, चलो 10 कर लो, इतराज तो कोई नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ओवर्स आ जाएंगे बच्चों, एक्स एक्सिस में ओवर्स आ जाएंगे और वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा, स्कोर्स आ जाएंगे, रन्स आ जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर बच्चों। 0 ओवर और ये 5 ओवर्स आ गए और ये हमारे पास 10 ओवर्स आ गए। ठीक है जी, और हमने 10 ओवर्स के बाद ज्वाइन किया। ठीक है जी, अच्छा, ग्राफ कुछ ये बना होगा, ग्राफ कुछ ये बना होगा। ठीक है जी, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया होगा बुजुर्गों ने। ठीक है, पहले ओवर में थोड़े से रन बने, फिर ग्राफ आस्ता आस्ता इंक्रीज हुआ और वो चला गया। इसका मतलब ये जो पहला ओपनर आया था, ठीक है, ये अपने दोबारा से रेस्ट रूम में चला गया। ठीक है जी, और सात वाला हम साया आया, इसका सेकंड प्लेयर आया। तो अब जो इसके साथ ओपनर आया था सोच रहा ये जल्दी क्यों गया, उसका हाँ मुझे ज़्यादा नाश्ते का वक्त हो रहा है, तो वो जल्दी नाश्ता करने चले गया। हो सकता है सारा नाश्ता खा ले, हाँ, तो मुझे तो पिच में रहने का फ़ायदा नहीं है, तो इसने क्या किया, अपने भाई का साथ दिया। अगले ओवर में ये भी आउट हो गया। उसने कहा ये के लिए नाश्ता क्यों करे, हम दोनों भाई मिलके करेंगे। ठीक है जी, तो ये आउट हो गया।
फिर तीसरा वाला प्लेयर शुक्र अल्लाह का नाश्ता करके आया था, उसने कहा वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है तो पिच पे रह लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा रन बनाना शुरू किया। चेक करें ग्राफ, चेक करें, छक्के पे छक्के मारी जा रहा है, ग्राफ ऊपर चल गया। उसने कहा बहुत ज़्यादा छक्के की नज़र लग जाती है, आप थोड़ा सा टिप टिप कर लेते हैं। तो ठीक है जी, टिप टिप करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। उसने कहा ओहो अब ज़्यादा टिप टिप हो गया, मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है। तो वो भी चला गया, ठीक है। और इस तरह फिर नेक्स्ट प्लेयर आया, वो भी चला गया। फिर आया, इसने तो कुछ भी नहीं बनाया, ये देखें स्कोर इंक्रीज ही नहीं हुआ, बॉल्स ही बीट की हैं, और वो भी चला गया, ठीक है। अच्छा, हमने ज्वाइन किया था 10 ओवर्स में, 10 ओवर्स के बाद यहाँ पे हमने ज्वाइन किया मैच को, ठीक है। अब क्या 10 ओवर पहले 10 ओवर गुजर गए, क्या वो मैंने 10 ओवर देखे? लेकिन जैसे ही ये ग्राफ मेरे सामने आया, मेरे सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई। यार 10 ओवर से पहले पहले 1 2 3 4 5 प्लेयर्स आउट हो चुके। खैर मुझे नंबर में नजर आ रहा हो, ग्राफ से पर मुझे उनकी ना हरकतों का पता चल गया, किसने क्या हरकत की। तो पता चला इनमें से सबसे अच्छा ये वाला ही बंदा खेल के गया, क्योंकि इसने रन इंक्रीज किए हैं। बाकी या इस वाले ने इंक्रीज किए, ये वाले बुजुर्ग भी जल्दी आउट होके गए, और इसने तो बॉले बीट करके ही ये जल्दी से आउट होके चला गया। इसका मतलब ये है ग्राफ देखकर क्या कुछ एनालिसिस हो पा रहा है। और जैसे जैसे ओवर्स आगे निकलते जाएंगे, आपको पता है क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी ना, फिर प्रिडिक्शन भी आना शुरू हो जाती है। अगर सेकंड टीम खेल रही है, फर्स्ट टीम प्ले कर चुकी है, सेकंड टीम में प्रिडिक्शन भी आना शुरू हो जाती है। अगर ये इसी रन रेट से खेलते रहे तो इनके हारने जीतने के चांसेस इतने हैं। रन रेट बदलता है, प्रिडिक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। यह जो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन किस बेस पर हो रही है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर एनालिसिस और उसके बाद इंटरप्रिटेशन के बाद डिसीजन मेकिंग हुई जा रही है कि इनमें से कौन सी टीम जीतेगी। मेरी बात समझ आई? मुझे बताए डेटा की कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन के बगैर क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे एनालिसिस करना किसी न किसी डेटा के ऊपर, इसलिए डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज के बाद प्रेजेंट करना बड़ा जरूरी है। अगर आप वहां से कोई रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो इसी डेटा के ऊपर क्या हो रहा होगा बच्चों? बच्चों क्या हो रहा होगा? एनालिसिस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बच्चों? फिर एनालिसिस के बाद क्या हो रहा होगा? इंटरप्रिटेशन। क्या हो रहा होगा बच्चों? इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कंबाइन आते हैं डिसीजन मेकिंग में। किस में आते हैं? डिसीजन मेकिंग में। और डिसीजन मेकिंग क्या चल रहा है? वो जो प्रेडिक्शन चल रही होगी भाई, विन प्रोबेबिलिटी क्या है, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, या हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कहानी मेरी समझ लग गई? ये स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स के बगैर नहीं चल सकते, हम डेटा के बगैर चल नहीं सकते, हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। अब जब तक डेटा नहीं देंगे आपका सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। विदाउट डेटा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। ये जो आप फेसबुक पे देखते हैं या हम कुछ सोचते हैं, मान लें कि मैं रिस्ट वॉच के बारे में सोच रहा हूं, अगले ही लम्हे फेसबुक अपनी ऑन करें, स्क्रॉल करें, आपको रिस्ट वॉच की ऐड आना शुरू हो जाएंगी, नजर आना शुरू हो जाएंगी। हालांकि मैंने रिस्ट वॉच सर्च ही नहीं किया, और अगर रिस्ट वॉच सर्च कर लूं तो कंफर्म है रिस्ट वॉच की आपको वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, वीडियोस आना, ये पक्की बात है। अभी मैं एक अम्ब्रेला की वो छोटी सी वीडियो देख रहा था, वो एडवर्टीजमेंट थी, वो मैंने सिर्फ एक देखी, फिर एआई ने क्या किया, हर 2-3 वीडियोस का मुझे अम्ब्रेला के, ये भाई ये वाली पसंद नहीं आ रही तो ये वाली अम्ब्रेला खरीद लें, ये वाली पसंद नहीं आ रही तो ये वाली अम्ब्रेला खरीद लें। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही देख रहा था, खरीदनी नहीं है मैंने, पर क्या था नहीं आप देख लें ठीक है, क्या पता आपका प्रोग्राम बन जाए, क्या पता आपका प्रोग्राम बन जाए। अब इस सारे के पीछे कौन है? डेटा है। डेटा, उसने मेरे डेटा लिया ना कि मैं किस चीज के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ, वो डेटा प्रोसेस किया और सारी की सारी चीजें लाकर मुझे दे दी। ये जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स वाले हैं, इनके पास मल्टीपल ग्राउंड्स, वो गोडाउन्स नहीं होते, इनके पास लिमिटेड गोडाउन्स होते हैं, लिमिटेड स्टोरेज हाउस होते हैं। पर इनको कैसे पता चलता है किस शहर में क्या बेचना है? पीछे डेटा होता है इनका, बिग डेटा होता है। इसको पता है कि लाहौर के रहने वाले जोहटन वालों ने कौन सी चीज, किस क्वालिटी की चीज खरीदनी है, ये अपने वेयर हाउस में उस तरह का माल रखेंगे। इनको कैसे पता चल जाता है? इसके पीछे डेटा है। ठीक है, क्लियर? तो डेटा के बगैर कुछ कर सकते नहीं है।
ठीक है, चैट जीपीटी है ना, उसको भी कुछ डेटा देंगे, कुछ प्रॉम्प्ट देंगे, फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। तो डेटा बहुत जरूरी है। और ये स्टैटिस्टिक्स हम सदियों से इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने फील नहीं किया होगा पर आपने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की होगी। आपने जब मेडिकल कॉलेज में या एफएससी में एडमिशन लेना होगा मैट्रिक के बाद, क्या आपने कहा कि बस इस एक कॉलेज में मैं एडमिशन लूंगा, या आपने 2-3 कॉलेज देखे होंगे? आपने 2-3 कॉलेज देखे होंगे, किस बेस के ऊपर देखे हो सकते हैं? मल्टीपल है। डिस्टेंस कितना है किस कॉलेज का, टीचिंग फैकल्टी क्या है, वहां का इन्वायरमेंट क्या है, और सबसे ज्यादा वहां की फी क्या है। फी क्या, कुछ स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं कि नहीं? आपने 4-5 चीजों को इवेल्युएट करना है। आपने डेटा कलेक्ट किया होगा। आप कॉलेज 1 का प्रोस्पेक्टस लेकर आए होंगे, कॉलेज 2 का प्रोस्पेक्टस लेकर आएंगे, 3 का लेकर आएंगे। आपने कहा बस ये 3 है। ये तीनों के जब आप प्रोस्पेक्टस लेकर आए, अब तीनों के आपने तीनों कॉलेजेस के डिस्टेंस को कंपेयर किया होगा, उनके इन्वायरमेंट को, यानी कि कितना बड़ा कॉलेज है, कितना अच्छा कॉलेज है, इस चीज को आपने मेजर किया होगा। वहां की टीचिंग कैसी है, इसको आपने जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपने उसको इवेल्युएट किया होगा। फीस स्ट्रक्चर को सारों को कंपेयर किया, कौन कितने पैसे ले रहा है, कौन कितने स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। यही तो आप कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कर रहे थे। और जो 3 प्रोस्पेक्टस लेकर आए हैं उसमें हर एक चीज को अलग अलग लिखा, वो कलेक्शन ऑफ डेटा था। फिर आपने जब हर एक को कंपैरिजन पे लिखा, डिस्टेंस कितना तीनों का, फी कितनी है, एरिया कितना है, स्कॉलरशिप कितनी दे रहा है, ठीक है। ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा था। प्रेजेंट कोई नहीं किया ग्राफ में, ठीक है। तब इतने पढ़े लिखे थोड़ी थे, खैर अभी भी नहीं है, पर हो जाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, ठीक है नहीं। तो फिर क्या किया आपने? फिर आपने एनालिसिस किया कि नहीं किया, कि इन तीनों में से किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। फिर एनालिसिस करने के बाद फिर आप एक डिसीजन पर पहुंचे, स्टैटिस्टिक्स। इसको छोड़े चले, इसको छोड़े। हम तो शॉपिंग में स्टैटिस्टिक्स लगा के बैठे होते हैं। हमने सूट खरीदना, 3-4 दुकानों पे जाएंगे, स्टफ चेक करेंगे, कलर चेक करेंगे, प्राइसिंग चेक करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन वी विल टेक अ डिसीजन विच प्रोडक्ट शुड आई बाय। ऐसे होता कि नहीं होता? तो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलो बात समझ लगी? चलो अच्छा, जो बात समझना है मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है जी। अव्वल तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा आपको कोई बात समझ ना आए, पर फिर भी अगर आपको ज़रूरत फील हो कि नहीं सर ये दोबारा से होनी चाहिए, तो आप मुझे बता दें, मैं दोबारा बता दूंगा। स्टैटिस्टिक्स के 2 एग्जाम में स्टैट की डेफिनेशन नहीं आनी, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी नहीं आनी। हमारा जो एग्जामिनेबल चैप्टर स्टार्ट होगा वो डेटा से स्टार्ट होगा, पर इसको स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ज़रूरी था कि हमारा सब्जेक्ट कहता क्या। बेशक एग्जाम में नहीं आना, कल को किसी से बात तो कर सकते हो अबाउट स्टैटिस्टिक्स, है ना, ठीक है जी। अगर मैं आपको ये ना बताऊं, सारे डेटा बता दूं, तो स्टैटिस्टिक्स है क्या ये आप तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है जी। डेफिनेशन के पहले 3 लफ्ज, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के 2 टाइप्स, एक को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव, और एक को क्या कहते हैं? इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? ये क्या करती है? डेटा को कलेक्ट करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी और प्रेजेंट करेगी, ठीक है। बस इसके आगे मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम कहां तक है? डेटा को कलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना और फिर प्रेजेंट, बस बस। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। फिर यहां से सारा डेटा कौन उठाएगा? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एनालिसिस करना और डेटा के ऊपर डिसीजन करना, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। बात समझ आ रही है? तो डिसीजन कौन करता है? डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल? डेटा कलेक्ट ऑर्गेनाइज कौन करता है? डिस्क्रिप्टिव। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है, आज से पहले हुआ करता था। इन्फ्रेंशियल वाला पार्ट, डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट, अब वो हमारे सिलेबस से निकल गया, तो ये नहीं है। ये है क्या, मैं एक्सप्लेन बता देता हूं, पर इसके ऊपर अब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेबल नहीं है, ठीक हो गया। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसने क्या करना होता है? डिसीजन मेकिंग करनी होती है। याद रखिएगा, बेशक हमारे सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर आगे कैफ में चल के आपको ये काम आएगा। हाँ, कैफ में चल के आगे आपको काम आएगा, ऑडिट में काम आएगा, ऑडिट में काम आएगा। जब आप ऑडिट पढ़ेंगे, वहां पे आप एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे सैम्पलिंग का।
उसमें कुछ सैम्पलिंग की आप टेक्निक्स पढ़ेंगे, ये वहां पे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स काम आएगा आपको, ठीक है। सुन लें, वहां जाकर थोड़ी बहुत बात क्लिक हो जाएगी तो वो वाली बात समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स ने डिसीजन लेना, याद रखिएगा, हम कैलकुलेशन करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे सैंपल बेस पर। किस बेस के ऊपर? हम सैंपल बेस के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जिस बेस के ऊपर टेस्टिंग की उसी बेस के ऊपर डिसीजन नहीं दे सकते। टेस्टिंग करेंगे सैंपल बेस पर, बट डिसीजन देंगे पॉपुलेशन पर। मिसाल के तौर पर आपका क्रेसेंट कॉलेज, जितने भी स्टूडेंट यहां पे पढ़ते हैं, ये पॉपुलेशन, ये क्या है? पॉपुलेशन। मैं ये कहूं फ्रॉम द होल कॉलेज वी आर टेकिंग सैंपल फ्रॉम द पीआरसी स्टूडेंट, तो पीआरसी स्टूडेंट इसी कॉलेज का हिस्सा होंगे, तो कह सकते हैं पीआरसी वाले स्टूडेंट एक लार्ज पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो हम जो सैंपल लेना चाह रहे हैं वो सिर्फ पीआरसी वाले स्टूडेंट में से लेंगे। इसका मतलब ये है जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का हिस्सा होता है, जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का हिस्सा होता है। मान लो हमारे कॉलेज में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ 1000 स्टूडेंट में से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को पिक करूं और इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करूं कि ये क्या कर आए बिफोर एंटर इनटू द सीए, इन्होंने एफएससी मेडिकल किया, प्री इंजीनियरिंग किया, क्या किया, कुछ एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि कौन से बच्चे सीए में आ रहे हैं, ठीक है, मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1000। तो 1000 जो होगा वो मेरा क्या होगा? पॉपुलेशन होगा बच्चों, वो मेरा क्या होगा? 1000 जो होंगे बच्चों वो क्या होंगे? मान लो ये हमारे पास आ गया पॉपुलेशन, ये क्या आ गया हमारे पास? पॉपुलेशन आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास पॉपुलेशन आ गया और हमने क्या किया, इसमें से कितने स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया? 50 का। तो 50 ये जो रेड वाला है बच्चों, ये मेरा क्या बन जाएगा? सैंपल बन जाएगा। और पॉपुलेशन कितना बच्चों? पॉपुलेशन 1000 स्टूडेंट्स। ये 1000 स्टूडेंट में से हमने 50 का क्या लिया? सैंपल लिया। अब जो मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, जो टेस्टिंग करूंगा 50 पे करूंगा। अब पूछ इन 50 से रहा हूं, पर डिसीजन इन 50 के ऊपर नहीं दूंगा, डिसीजन सारी पॉपुलेशन पर दूंगा। तो स्टैटिस्टिक्स का रूल क्या है? हम कैलकुलेशन करेंगे सैंपल वाइज, बट डिसीजन मेकिंग करेंगे पॉपुलेशन वाइज। बात समझ लगती है? क्यों करेंगे? टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे, टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे। और सम टाइम पॉपुलेशन इतनी लार्ज होती है उसको स्टडी करना ही पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि हमने स्टार्स की स्टडीज की है, स्टार्स की पॉपुलेशन कितना पता ही नहीं है, तो सैंपल बेस के ऊपर हम गैलेक्सीज को, स्टार्स को रीड कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, ये बात समझ लगती है कि हम स्टडी करेंगे, टेस्टिंग करेंगे सैंपल वाइज, बट डिसीजन सैंपल के ऊपर नहीं देंगे, डिसीजन किसके ऊपर देंगे? पॉपुलेशन के ऊपर देंगे। क्या ये बात समझ लगती है या और समझाऊं इसको आगे? अगर और एग्जांपल की जरूरत है तो मेरे पास इसके पास तगड़ी एग्जांपल है, उससे तो आपको ना चाहते हुए भी समझ लग जानी है। अच्छा चलिए दे देता हूँ। इसमें तो शक, इसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर इसके बाद ये वाली एग्जांपल भी जिस बच्चे को समझ ना आई तो उसको चाहिए वो डॉक्टर को चेक करवा ले। हाँ, डॉक्टर को चेक करवा ले, हो सकता है उसको दौरे पड़ती हूँ, बात समझ नहीं लगती ना उसको, अगर ये वाली बात भी समझ नहीं लगनी तो। अच्छा, अल्लाह ना करे मिस्टर ए को बीमारी, पता नहीं कौन है मिस्टर ए को बीमारी है, तो वो डॉक्टर के पास चले गया और डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार बजाय तो नहीं लग नहीं रहा आपको बीमारी कहाँ है, किस ऑर्गन है, मसला क्या है, तो हम आपके टेस्ट करेंगे, टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डायग्नोज करेंगे किस एरिया में कहाँ पर क्या मसला है आपका, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको टेस्ट लिख के दे दिया, ठीक है। वो टेस्ट लेकर चले गया लैब में और लैब टेक्नीशियन को कहा भाई डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिख के दिया। तो लैब टेक्नीशियन ने क्या किया, उसका ना अपने गौर नहीं किया, उस लैब टेक्नीशियन ने क्या लिया होगा? ब्लड, आगे वर्ड क्या है? ब्लड सैंपल लिया। कभी आपने इसके ऊपर गौर किया था? कभी नहीं गौर किया था। उसने लैब टेक्नीशियन ने आपके पूरे ब्लड का सैंपल लिया है ना, पूरे ब्लड का सैंपल लिया, उससे लेफ्ट बाजू से क्या किया, ब्लड निकाल लिया और
वो उस ब्लड सैंपल उसने क्या किया, टेस्ट कर लिया, टेस्ट करके रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट माशाल्लाह सही आ गई, रिपोर्ट क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, अच्छी वाली रिपोर्ट आ गई। तो लैब टेक्नीशियन कहा भाई रुको 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 भाई, खुशी वाली बात नहीं है भाई, खुशी वाली बात नहीं है, हैप्पी होने की जरूरत नहीं है भाई, ये जो मैंने सैंपल है तो बाजू का लिया है, तो बाजू वाला हिस्सा ओके है, बाजू वाला हिस्सा ओके है, बाकी ब्लड में क्या चल रहा है ये मुझे भी नहीं पता। क्या ये कहता है? वो टेस्टिंग किस बेस के ऊपर करता है, और डिसीजन किस बेस के ऊपर करता है, होल ब्लड के ऊपर डिसीजन देता है। सर आपकी बॉडी में कोई मसला नहीं है, और आजकल हमारी बॉडी में कितने लीटर होता है खून, 5 लीटर अप्रोक्सीमेट खून होता है, ठीक है, 5, एक अडल्ट में तकरीबन 5 लीटर खून होता है, ठीक है जी। तो पॉसिबल है कि मैं 5 लीटर खून को टेस्ट करूं, डॉक्टर की तसल्ली नहीं हो रही, भाई वो भाई लैब टेक्नीशियन सही कह रहा है, बाजू से सैंपल लेता है तो बाजू वाला एरिया सही है, भाई हम ऐसा करेंगे, फॉर आवर सेटिस्फैक्शन वी विल टेस्ट योर होल ब्लड। मरीज सीधा साधा डॉक्टर साहब कर लो फिर, ठीक है। मशवरा मेरा ये कि ना करो, बड़ों से सुना है, अगर आप मेरा ब्लड ट्रांसफॉर्म करेंगे, पीछे मेरे पास ब्लड नहीं रहेगा, मेरा हार्ट क्या करेगा, वो किसको पंप करेगा, खाली ऑक्सीजन को, ठीक है। तो वो तो फिर मुझे हार्ट अटैक करेगा, मैं तो जन्नत में चले जाऊंगा। अगर मेरा सारा ब्लड निकालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, तब तक इंशाल्लाह मैं ही नहीं होऊंगा, ठीक है जी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो भाई टेस्टिंग किस बेस के ऊपर होगी, डिसीजन किसके ऊपर होगा। अब ये बात समझ लगी ना। अब बताइए बात किसको समझ लगी, ब्लड सैंपल वाली, उसको तो नहीं लगी, नहीं किसको नहीं लगी, किसको नहीं लगी, उसको तो मैं डॉक्टर के पास भिजवाऊँ ना, बल्कि उसको लैब टेक्नीशियन के पास भिजवाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा चलें आगे, चलो ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी जो हमारे सिलेबस में डेटा क्या है। अब यहाँ से आपने एक एक चीज, अच्छा सब कुछ मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा हुआ है, यकीन करिए ऐसी इंग्लिश है, दिस इज अ कार, इट इज एन अम्ब्रेला, ये वाली इंग्लिश है, हो जाएगी तैयार, हाँ हो जाएगी ना, दिस इज अ हाउस, हो जाएगी बच्चों, ऐसे वाली इंग्लिश है। अगर ये भी नहीं होती ना तो छोटे बहन भाइयों से मशवरा कर लो, ठीक है जी, हाँ ठीक है जी। तो सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, आपने कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ मेरी बातें सुनते रहना, डॉक्यूमेंट आप तक पहुंच जाएगा। कुछ भी लिखना हो, अब डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ जो मैं थोड़ी बहुत कहानी शहानी सुनाया करता हूँ, लिखना चाहो लिख लो, तो कोई मसला नहीं वाला, ठीक है। डेटा क्या है? डेटा इज अ टर्म दैट रेफर टू रॉ या अननोन फैक्ट और फिगर्स। कहता है डेटा तो एक नंबर है, डेटा तो एक रॉ नंबर है, ये डेटा कुछ नहीं बताएगा। तो डेटा क्या है? ये रॉ अननोन फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो आपने क्या किए, कोई रिसर्च कर कर हासिल किए होंगे। क्या डेटा आपको कुछ समझा रहा होगा? नहीं, डेटा कुछ नहीं समझा रहा होता, क्योंकि वो रॉ फैक्ट एंड फिगर तो बिखरा हुआ होता है। वो क्या कह रहा है हमें नहीं पता। अच्छा वो क्या कह रहा है, इसके लिए मुझे डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। इसलिए तो हमने कहा कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जरूरी है, क्योंकि जब तक डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा तब तक मुझे बात समझ नहीं आएगी। बात समझ आ रही मेरी? सेकंड स्टेप क्या है? देन वी कन्वर्ट डेटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्म। हम उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा मीनिंगफुल फॉर्म क्या? भाई डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, डेटा को कोई कॉलम वाइज अरेंज कर लें, डेटा को लोकेशन वाइज, फी वाइज, फैकल्टी वाइज, एरिया वाइज, ये बाइफरगेट कर लें, ये डिवाइड कर लें, तो अब कुछ मीनिंगफुल फॉर्म मुझे मिलना शुरू हो जाए। जब हम डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल चीज होती है। हमने कभी कहा तुम्हारे पास डेटा है? हम कहते तुम्हारे पास, हमने कभी कहा है भाई मैंने मेडिकल कॉलेज में, नहीं बाहर आ जाते हैं, हमने सीए वाले कॉलेज में तो हम आ चुके हैं, ठीक है जी, इसके बाद कहाँ जाना है? मान लो अपने आर्टिकल्स में जाना, अपने आर्टिकल्स में जाना, इंशाल्लाह सी एंटर के बाद अब आर्टिकल्स में जाएंगे, हम उसकी एग्जांपल सेट कर लेते हैं। आपने कहा भाई मैंने फलानी फर्म में आर्टिकल्स करने हैं, मुझे बताएं क्या उसका डेटा है आपके पास? अब ये कहते हो उसको? नहीं कहते होंगे। अच्छा आप क्या कहते हो? हाँ आप कहते हो भाई तुम्हारी पास उस फर्म की इंफॉर्मेशन है, उस वाली फर्म की इंफॉर्मेशन है, बिग 4 की, बिग 3 की इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। कभी किसी ने कहा तुम उसका डेटा है तुम्हारे पास?
डेटा पर्सनल होता है, डेटा पर्सनल होता है, वो हर एक को नहीं दिया जा सकता। ठीक हो गया? तो भाई हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। डेटा मेरे काम का नहीं है, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, उससे कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं, उससे उसको हम समझ सकते हैं। तो जब डेटा को हम मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो डेटा को क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन बन जाएगी। ये मीनिंगफुल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। आसान चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। ये जो जितना चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 7 या आपने मैट्रिक में चैप्टर नंबर पता नहीं 9 में या 10 में पढ़ा हुआ है, ग्राफ्स बनाए होंगे, वो क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, मीन मीडियन मॉड पढ़ा हुआ है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा हुआ है ना। ये चैप्टर 7 और 8 आप लोग पढ़ कर आए हुए हैं, फिर भी देखना मुझे इतने गौर से सुनेंगे जैसे पता नहीं मैं केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया साथ। ठीक है जी? या आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है तो रिलैक्स रहना, ठीक है जी? कोई नई चीज मैं पढ़ाने वाला नहीं, ठीक है जी? यहां तक कोई सवाल किसी के ज़हन में है तो? कोई सवाल नहीं? पॉपुलेशन डेटा एक्सप्लेन कर चुका पॉपुलेशन डेटा एक्सप्लेन कर चुका। पॉपुलेशन डेटा क्या था? ओवरऑल, ठीक है? ओवरऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमारे वाले केस में वो 1000 स्टूडेंट थे, सैंपल क्या होगा? ओ नहीं उसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिस्से को सैंपल कहते हैं। ठीक है भाई, ब्लड सैंपल मेरा ले लेना तो फिर मेरी पॉपुलेशन, मेरे ब्लड में से मेरा सैंपल लिया जाएगा ना। क्या ख्याल है कि क्या सैंपल पॉपुलेशन का हिस्सा होना चाहिए? यस। ऐसा है कि ब्लड मेरा हो, पॉपुलेशन मेरा हो, सैंपल किसी और का ले लिया जाए, किसी और का सैंपल लेके डिसीजन मेरे को भी लिया जाए, तो फिर इंशाल्लाह तो हम तो गए फिर। क्या ख्याल, जन्नत में चले गए? ठीक है, जन्नत में जाना ही इंशाल्लाह। जन्नत में जाना है बच्चों? जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? हाँ, अल्लाह को राजी करना पड़ता है, वो है। और गुनाहों को कम कर लेते, छोड़ना मुश्किल है, मुझे तो ये लगता है। खैर अगर आप कम कर दें तो भी बड़ी अच्छी बात है, छोड़ दें तो फिर तो अल्लाह के हम नेक बंदे बन जाएंगे ना। हाँ, छोड़ दें तो फिर तो माशाल्लाह आप तो फिर नेकों में आ जाएंगे, वलीउल्लाह में आ जाएंगे। तो कम कर लेते हैं मेरे ख्याल से, फिर इंशाल्लाह ने तौफीक दी छोड़ भी देंगे। अभी कम तो करें ना, एकदम छोड़ देंगे सुबह दोबारा याद आ जाएगी। ठीक है, वो सीजन के तो एंडिंग रहेगी मेरी। ठीक है, आज मैं तौबा कर बैठा, ठीक है, वो सुबह फिर टूट जानी है। कम कर लेते हैं इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता कोशिश अल्लाह से मांगते रहते हैं। तो जितने हम गुनाह कम कर सकते हैं भाई उतने ही कर लें। वैसे भी हमारे पास गुनाह करने का टाइम नहीं ना, हम तो सीए के स्टूडेंट है ना, हमारा सारा वक्त तो पढ़ाई कर जाना है, वेले निकम्मे थोड़ी है। गुनाह कौन करता है? जो वेला होता है। हाँ, जो वेला होता है। अब जितने वेले होंगे बच्चों उतने गुनाह करेंगे आप, ये पक्की बात है ना, पक्की बात है ना। जब कोई नहीं होगा तिलावत तो नहीं कर सकता ना मैं, कोई नहीं होगा, मैं अकेला हूँ तो दौर का नफल तो नहीं पढ़ सकता, मुश्किल काम है। तो उस वक्त गुनाह करना आसान है क्योंकि कोई भी नहीं है आसपास मेरे ना। बस समझ आ रही है? तो अगर गुनाहों से बचना है, इसके सीक्रेट रेसिपी क्या है? अपने आप को आइसोलेशन से बचाओ, अपने आप को आइसोलेशन से बचाओ, अपने आप को तन्हाइयों से बचाओ। तन्हाइयों से बचाओगे बच्चों, गुनाह नहीं कर पाओगे। गुनाह नहीं करना चाहते होंगे, गैदरिंग की वजह से नहीं करेंगे। ओ यार वो है इस वक्त मौजूद है, मेरा भाई है, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना। अल्लाह क्या सोचेंगे टेंशन नहीं है। हाँ, ये टेंशन नहीं है, अल्लाह क्या सोचेंगे, अल्लाह देख रहे हैं, ये फील नहीं आ रही। सही है। हाँ, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, हम अल्लाह हमारे दिलों के करीब है। अल्लाह की ज़ात बड़ी कंप्रीहेंसिव ज़ात है, बड़ी कंप्रीहेंसिव ज़ात है। मफहूम है कि अगर अंधेरी रात हो, फुल डार्कनेस हो, मतलब चांद हो ही ना, चांद आपको पता, अगर चांद ना हो तो लाइटें भी ना हो तो भाई आप गए, फिर कुछ नजर नहीं आ रहा होता। ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने माशाल्लाह बेहतरीन सा ट्यूबलाइट लगाई हुई है। हाँ, बेहतरीन सी ट्यूबलाइट लगाई है जो कि पूरी दुनिया को रोशन करके बैठा हुआ है। तो जब वो ना हो, उसकी रोशनी ना हो और लाइटें भी ना हो, फिर देखें कितना मंजर होगा। तो जंगलात में ऐसा नहीं होता। अमेज़न का जो फॉरेस्ट है वो, उसका कुछ एक एरिया, एक पट्टी ऐसी आती है, वो इतना डेंस है, इतना डेंस है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पड़ती नहीं है। सोचो जरा कितना डेंस होगा, सूरज की रोशनी जमीन तक पड़ती ही नहीं, वहां पे अंधेरा है।
सोचो रात में क्या होगा वहां। अगर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचा लगे, अब जितना मर्जी भी क्लोज कर लो, सूरज कहीं ना कहीं पहुंच जाता होता है, हल्की सी रोशनी आ ही रही होती है, इतना डेंस है। और अगर वहां पे जब बारिश भी हो, तकरीबन 5 मिनट बाद बारिश के होने फिर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, इतना डेंस जंगल है। अंधेरी रात हो और एक फुल ब्लैक जट पहाड़ हो और एक काली चूंटी उसके ऊपर चल रही हो, उसके चलने से जो हल्की सी नन्ही मुन्नी सी लाइन लग रही होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको भी देख रहे हैं। और उसकी जो हल्की सी चलने की सरसराहट होगी, अल्लाह उसको भी सुन रहे हैं। और उसके नन्हे मुन्ने दिल में जो ख्याल चल रहा होगा, अल्लाह उसको भी जानते हैं। हाँ, अल्लाह की ज़ात इतनी कम्प्रिहेंसिव ज़ात है। दरख्त का जब एक पत्ता गिरता है, वो कितनी करवटें बदलता है, कितने टर्न्स लेता है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। एब्सोल्यूट नॉलेज अल्लाह रब्बुल इज्जत। ठीक है जी, तो बस इसके ऊपर हमें यकीन नहीं है, तो कोशिश कर लें थोड़ा सा। ठीक है जी, अच्छा जी भाई, पॉपुलेशन वाली बात क्लियर होगी। तो पॉपुलेशन क्या है? डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो डेटा में हम सारे मेंबर को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को पैरामीटर कहते हैं बच्चों। पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? और इसको अगर हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहें, इसको म्यू से शो करते हैं बच्चों। किससे बच्चे? म्यू या म्याऊ? म्याऊ या म्याऊ? माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें म्याऊ भी दिए हुए हैं बच्चों। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से। म्याऊ हो गया तो यहां से बहु बहु भी आ जाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल, टोटल स्टूडेंट इन अ कॉलेज। और बच्चों सैंपल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ इज कॉल्ड सैंपल। और बच्चों सैंपल को एक्स बार से शो करते हैं, जैसे कि पीआरसी स्टूडेंट इन अ कॉलेज, पूरा कॉलेज पॉपुलेशन, उसमें से सिर्फ पीआरसी वाले स्टूडेंट सैंपल होगा। यहां से एक बात लिख लें, मैंने शायद लिखा नहीं है, और जैसे कि पॉपुलेशन को पैरामीटर कहते हैं, तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे पूरा वर्ड आपके पास तो कुछ भी नहीं है ना, चलो मैं लिख देता हूँ, फिर आप कल लिख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर होती है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, जी पैरामीटर होती है, उस तरह कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैंपल। सैंपल की कैलकुलेशन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। प्लीज वर्ड को गौर से देखिएगा, स्टैटिस्टिक। अगेंस्ट लगाया, अगर लग जाए तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। स्टैटिस्टिक पे रुक जाने। तो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को पैरामीटर कहते हैं, सैंपल की कैलकुलेशन को स्टैटिस्टिक कहते हैं। स्टैटिस्टिक मीन सैंपल, पैरामीटर मीन पॉपुलेशन। याद रखने का तरीका ये, पीपीएसएस याद रख लो, पीपीएसएस याद रख लो। पॉपुलेशन पैरामीटर पॉपुलेशन, सैंपल स्टैटिस्टिक सैंपल। ठीक हो गया? ओके, यहां तक कोई मसला? ठीक है, आज के लिए यहां तक इतना काफी है। ठीक है, तो आज के लिए कुछ नहीं पढ़ना, घर जाके याशी मार ले, जिंदगी जी लें अपनी। ठीक है जी, कल भी जी लीजिएगा, जब तक चैप्टर 7 चला जिंदगी जीते रहे इंशाल्लाह। तो 8 के बाद भी जी लीजिएगा, पीआरसी तक जी लें, कैफ के बाद जिंदगी जीना छोड़ दें। ठीक है जी, उसके बाद सारी सलाहियतें किस पे लगानी है? सब्जेक्ट पे लगा देनी। पीआरसी या बच्चों आपका हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा पीआरसी आराम सुकून से हो जाएगा। बच्चों कैफ में ना आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। असल जो सीए की जर्नी स्टार्ट, अब तो खैर पीआरसी भी चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि पहले ये 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब ये 3 पर आ गया, अब डबल सब्जेक्ट्स हो गए। मेहनत तो इंशाल्लाह आपको यहीं पे भी करनी पड़ेगी, लेकिन असल मेहनत जो है आपको कैफ में करनी पड़ेगी। तो अभी से मेहनत की अगर आदत पड़ गई, चीज़ों को रोज़ के रोज़ करने की आदत पड़ गई, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कैफ फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड? नो क्वेश्चन? ओके, ठीक है जी, आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।